एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सीरीज जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो ये वीडियो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। ये फर्स्ट एपिसोड है इस पूरी की पूरी सीरीज़ का। अपन इस पूरी सीरीज़ के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं इंडियन फिलोसॉफी को, स्टार्टिंग से लेकर के एंड मॉडर्न टाइम तक, एंशिएंट फिलोसॉफी से लेकर के मॉडर्न तक की फिलोसॉफीज को कवर करने वाले अपन इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार स्टार्ट कहाँ से करते हैं भाई। देखो, इंडियन फिलोसॉफी स्टार्ट होती है अपनी अर्ली वैदिक पीरियड से। अर्ली वैदिक पीरियड ये मीन्स की संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक। बट मेरी नज़रों में वो फिलोसॉफी नहीं है। मेरी फिलोसॉफी स्टार्ट होती है मेरी नज़रों में औपनिषदिक पीरियड से। बट मेरे को लगा कि यार मुझे बनाना चाहिए वीडियो अपने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। हालांकि मैं इसको माइथोलॉजिकल थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा अभी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उसमें उतना फिलोसॉफिकल मेरे को मिलता नहीं है ज़्यादा। थोड़े बहुत हैं, पुरुष सूक्त हैं, नारसिद सूक्त हैं, अपने को जो प्रोटो इंडियन थॉट्स है ना वो वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन पूरी फिलोसॉफी नहीं मिलती। तो अब बात कर रहे हैं आखिरकार जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कितना पुराना है। तो स्कॉलर्स ने एस्टिमेट लगाया है कि ये 3,500 साल पहले का कल्चर अपने पास अभी भी मौजूद है। तो ये 1500 BC आई थिंक कंफर्म है कि भाई इसके आसपास ही ये कंपोज होने स्टार्ट हो गए हैं अपने ऋग्वेदिक जो पुराने वाले हाइम्स है, जैसे कि मंडल नंबर 2 से लेकर के मंडल नंबर 7 के काफ़ी ओल्ड मंडल्स माने जाते हैं। और ये हिंदुओं के लिए काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एकलौती ऐसी चीज़ है जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक अथॉरिटेटिव है। वेदास को हिंदुइज्म में सबसे अथॉरिटेटिव ग्रंथ माना जाता है। देखो, मेरे हिसाब से वैदिक लिटरेचर का मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ। एक तो है अर्ली वैदिक और एक है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में मैं उपनिषद को रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में फिलोसॉफी है वेदांत वाली। और जिन लोगों को नहीं पता उनके मैं बता दूँ कि यहाँ पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद को लास्ट में जाकर के ऐड करा गया है क्योंकि उसको मान्यता नहीं दी गई थी। वो काफ़ी एक ओल्ड स्टोरी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन इन 4 पार्ट्स के अंदर जो 4 वेदिक अपने पास आए हैं, 4 वेद, उनमें से भी हर एक वेद के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अपन ऋग्वेद का माने तो ऋग्वेद क्या होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये 4 पार्ट आपको हर वेद में मिल जाएंगे। आई थिंक अपने को यजुर्वेद का कोई भी अरण्यक नहीं मिला है जहां तक मेरे को कंफर्म है। हालांकि जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसमें मैं रखने वाला हूँ अपना संहिता, अरण्यक और ब्राह्मण को। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई संहिता क्या है। तो संहिता में अपने पास काफी सारे मंत्र मिलते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जब खरीदने जाओगे ना तो आपको संहिता वाला एक दे देंगे वो लोग। बट ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी वेदों के ही पार्ट माने जाते हैं। तो आई थिंक संहिता में मैं जैसे कि ऋग्वेद में नारसिद्ध सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं, नदी सूक्त है। तो इस तरह की जो काफी सारे हाइम्स हैं जहाँ पर फिलोसॉफी की बातें हो रखी हैं। ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी नहीं है संहिता में, बट वो काफ़ी अर्ली थॉट्स हैं, उनको फिलोसॉफी में कैटेगराइज नहीं कर सकते अपन ईमानदारी से। संहिता में बेसिकली स्तुति हो रखी हैं और जिक्र है वहाँ की जियोग्राफी के बारे में है। ज़्यादातर तो मोस्टली वहाँ पर वर्शिप करी जा रही है भगवानों की या फिर देवताओं की, सॉरी, भगवान अलग चीज़ है। और वहाँ पर अपने को कुछ स्पेल्स मिलते हैं, कुछ विचक्राफ्ट की चीज़ें भी मिलती हैं अथर्ववेद में, अथर्ववेद की संहिताओं में। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। आखिरकार ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण जो ये जाति वाले ब्राह्मण है ना वो नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में अपने को बेसिकली मिलता है सेक्रीफाइस का वर्णन। तो जो संहिताओं में भी अपने को काफी सारे सेक्रीफाइसेस के वर्णन मिलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मैन्युअल है, सेक्रीफाइस मैन्युअल ब्राह्मण ग्रंथ। सेक्रीफाइस कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ढेर सारी चीजें लिखी हुई है। कुछ डिस्टर्बिंग पार्ट्स भी इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अपना थोड़ा अर्ली फिलोसफी स्टार्ट होना, थॉट्स आना यहाँ पर क्लियर दिखने लगते हैं अपने को ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर। और थर्ड पार्ट है अपना अर्ली वैदिक लिटरेचर का, वो है अरण्यक। अरण्यक बेसिकली एक फॉरेस्ट ट्रीटी है। जो लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, जो जंगल वंगलों में चले जा चुके हैं, बेसिक सा तो यही है। ये थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते लोग। और ऋग्वेदिक सोसाइटी को माना जाता है कि पेस्टोरल सोसाइटी थी। ऋग्वेदिक जो पीरियड चला है अपना बहुत पुराना वाला। अब कुछ लोग इसको आर्यन माइग्रेशन से भी ऐड करते हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं अपना यहाँ पर कोई ओपिनियन अभी देना नहीं चाहूंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता कि जो अपने इंद्र हैं, वरुण हैं, सोम हैं, जो इस तरह के डेटीज हैं, जो हिंदुइज्म के डेटीज हैं काफी ओल्ड वाले, अब तो उनकी वर्शिप बंद हो गई है। तो वो अपने को सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इसका इस तरह सारे ढेर सारे डेटीज हैं। तो डेटीज बेसिकली इनके अंदर हैं क्या कि ये प्राकृतिक जो शक्तियां, अपने नेचुरल जो फोर्सेस हैं, उन्हीं को ये डेटी का रूप दे देते हैं। उसको फिर तो उसका ये मानवीयकरण भी कर देते हैं एक तरीके से बाद में जाकर के। तो जो डेटीज हैं वो एक सिंबॉलिक सेंस में ज्यादातर अपने को देखने को मिलते हैं वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक लिटरेचर में। अब बात करते हैं थोड़ा पॉलीथीज्म के बारे में। तो मेनली जो अपना जो अर्ली लिटरेचर है वैदिक का, वो मेनली पॉलीथीज्म पे ही फोकस करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मोनोथीज्म की भी टेंडेंसीज बाद में देखनी जाएंगी। अगर अपन ऊपर से देखें तो वहाँ पर पॉलीथीज्म अपने को क्लियर दिखता है। बट वो पॉलीथीज्म ही ऐसा है कि वो देवता जो डेटीज हैं एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट है। वो इतना इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते और उन्होंने काफी इन द सेंस कि वो सिंबॉलिक रूप में रचे हैं, तो अपने उनको पॉलीथीज्म भी नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर कोई यज्ञ होगा उसमें अपना 2-3 देवता तो एक साथ में वर्शिप
करे ही जाएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है ही। मांगा जैसे कि भले इंद्र से जा रहा हो, लेकिन जब अपन जो उसमें यज्ञ में कुछ चीजें डालेंगे, जैसे घी डाला, तो वो जाएगा अपना अग्नि के थ्रू। अग्नि को एक मैसेंजर की तरह यूज करते हैं कुछ ऋषि मुनि भी यहाँ पर, और अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। और मोनोथीज्म में अपने आते हैं जैसे कि प्रजापति हो गए, विश्वकर्मा हो गए, तो ये अर्ली वैदिक लिटरेचर में आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। और फिर प्रजापति आगे जाकर के ब्रह्मा का रूप भी ले लेते हैं बाद में जाकर के। तो मोनोथीज्म की टेंडेंसीज भी अपने को अर्ली वैदिक लिटरेचर में देखने को मिलती हैं, और पॉलीथीज्म की टेंडेंसीज अपने को देखने को मिलती हैं। और अगर आप सेक्रीफाइस पे जो यज्ञ हो रहा है उस पर अगर आप नजर डालो, जिसमें बलि दी जा रही है, जिसमें काफी सारी चीजें चढ़ाई जा रही हैं, केले वो सब डाले जा रहे हैं उसके हवन यज्ञ कुंड के अंदर, उसमें आपने एक चीज देखने को मिलेगी, वहां पर अपना प्रोटो कार्मिक मॉडल है। जैसे कि अगर आपने सेक्रीफाइस करा, अगर आपने अच्छे से सेक्रीफाइस करा, अच्छे से मंत्र पढ़े, अच्छे से चीजें दान करी उसके अंदर यज्ञ के अंदर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये अपने को कर्म का मॉडल वहां पर है। और वहां पर एक चीज और भी है, जैसे कि अपने को अगर आपने नोटिस करा होगा, तो वो पूरे एकदम छंद में डिवाइडेड होते हैं, एकदम प्रिसाइज से। जैसे लगता है जैसे कि जानबूझ के उनको इस तरह से बनाया गया हो मंत्रों को, तो वो इसी वजह से बनाया गया है। उच्चारण भी उनका सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, तब जाकर के ऐसा माना जाता है कि इंद्र उनकी मदद करेंगे, या फिर जिन भी देवता की वो पूजा कर रहे हैं, दूसरे शत्रुओं को मारने के अंदर काफी सारी चीजों के बारे में आप पढ़ना ऋग्वेद के अंदर जो संहिता वाला पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, ग्रंथ पढ़ने चाहिए सारी चीजें ये। अब थोड़ा सा बात करते हैं कॉस्मोगोनी के बारे में। कॉस्मोगोनी बेसिकली ये होता है कि जो सोसाइटीज हैं, जो कल्चर है, वो किस तरह से मानता है कि ओरिजिन किस तरह से हुआ है दुनिया का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को देखने को मिली यहाँ पर अर्ली वैदिक लिटरेचर में, वो थी कि यहाँ पर एक स्वयं भू का भी टेंडेंसी देखने को मिलती है, कि खुद से पैदा होने वाला, जैसे कि बिग बैंग वाली थ्योरी। हालांकि मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेन तो देखो हिरण्य गर्भा वाली जो देखने को मिलती है अपने को। और एक सतपथ जो ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि पेड़ से आकाश बने, ये बने, उस तरह की पूरा मिक्स कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म ही है सब कुछ वहां पर भी। तो अपने को थोड़ा सा ब्रह्म का मॉडल भी अपने को देखने को मिलता है अर्ली उसमें, लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो अपन ब्रह्म भी नहीं बोल सकते उसको। बट वो एक मर्ज करने वाला जो उनका था कि एक कार्मिक प्रोडक्शन से पैदा हो रहा है, कोई रचने वाला है, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो वहां पर क्लियर है। ये तो कंफर्म है कि भाई क्रिएटर का उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाने का ट्राई करा है, ऐसा नहीं कि क्रिएटर नहीं है वहां पे। अर्ली वैदिक लिटरेचर में क्रिएटर है, बट वहां पर दूसरी टेंडेंसीज भी हैं। हालांकि वो थोड़े से कम वॉइस के अंदर अवेलेबल है, लेकिन दूसरी भी है, जैसे कि स्वयंभू वाली हो गई। और एक में है कि नाभि से जन्म लिया, फिर जाकर के अपना पुराणों में वो अलग स्टोरी ले लेती है वो चीज। और डॉक्ट्रिन ऑफ आत्मा भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, हालांकि क्लियर नहीं है। वो एक यूनिवर्स की पर्सनल सोल की तरह भी एग्जिस्ट करती है, और एक ह्यूमन की पर्सनल सोल की तरह भी एग्जिस्ट करती है। तो अपन उसको आत्मा को सेल्फ नहीं बोल सकते। बेसिकली सेल्फ का थोड़ा बहुत आता है कि वो सेल्फ भी उसको बनाना चाह रहे हैं, अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग अपना मत दे रहे हैं। तो जब इनको अपन अलग तरीके से डिस्कस करेंगे यार, ये ऐसा फिलोसफी में नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपन अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसको मेरे हिसाब से मैं फिलोसफी में काउंट नहीं करता हूँ। अब आप बोल सकते हो भाई आप करना चाहो, उनमें कुछ चीजें हैं, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी फिलोसफी नहीं है। और जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों ने भी अपना आधार उन्हीं को माना है। अब उनकी क्या मोटिव है, क्या मजबूरी है, वो अपन अर्ली जो सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं अर्ली वैदिक उपनिषद की डिस्कस करने वाला हूँ। तो बाय गाइस आज के लिए।